आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 13 फेज 1A सब्जेक्ट फिजिक्स। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन क्या है, एक LR सर्किट दिया गया है और हमें बताना है हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट एंड द स्विच हैज बीन क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। वेल, एट स्टेडी स्टेट द इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम करंट की वैल्यू देखें, of course 10 divided by 10, after all this has already gone short circuited, so 10 by 10 करंट आ जाएगा 1 एम्पेयर। और अगर करंट 1 एम्पेयर इस इंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है, हाउ मच विल बी द एनर्जी? हाफ L into I square, so clearly that will be 0.5 joule. Option number 2. Question number 2. YDSC pattern है, the ratio of path difference corresponding to third maxima in air to third minima obtained in water. आइए एक बार चेक करते हैं। Third maxima obtained in air यानी कि that is going to be 3 times lambda, and to third minima obtained in water. देखो, अगर थर्ड मिनिमा की बात की जाए देन इन वाटर, ऑफ कोर्स पहली बात तो थर्ड मिनिमा, सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2, राइट? ये नॉर्मल पाथ डिफरेंस इन एयर। लेकिन ये जो चीज़ है दैट इज़ द थर्ड मिनिमा इन वाटर, तो लैम्डा बन जाएगा लैम्डा बाय म्यू, सो म्यू बिकम्स 4 by 3. That's how it comes. So lambda and lambda gets cancelled, और ये 3 भी cancel होगा, तो इसे क्यों रखा जाए? So that's going to be 8 divided by 236 minus 1, that is 5, and 8 by 5 is present in option number 4. All right, question number 3. Unpolarized beam of light falls in a system of 2 polaroids. तो एक polaroid ये है, दूसरा polaroid ये है, which are arranged consecutively in a line. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ही फिगर बना देते पहले। Now the second Polaroid is turned through the angle 45 degree with respect to the axis of first Polaroid. यानी दोनों का जो pass axis है, the angle between the pass axis that is 45 degree. The percentage of incident intensity stopped by the system. सबसे पहली बात unpolarized है, so the intensity if I call it as I. When an unpolarized light goes through a polaroid, intensity जो बचेगी I by 2. अब ये जो लाइट है after it has passed through P1, ये एक plain polarized light बन गया। और जब भी plain polarized light goes through a polaroid, तो transmitted intensity निकालने के लिए we use the Malus law. Now this is I by 2, क्योंकि इसके और इसके पास एक्सिस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, so the same angle will be there, but cos square of course and 45. Well, cos 45 1 by root 2, तो स्क्वायर करने पर ये 1 by 2 बन गया। तो ये जो फाइनल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बनी दैट इज I by 4। इसका मतलब इंसिडेंट इंटेंसिटी के कंपैरिजन में ये 25% है, सो 25% इज पास्ट, बट वी गॉट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी स्टॉप्ड। अब 25% इंटेंसिटी पास हो गई, तो ब्लॉक कितनी है? ऑफ कोर्स 75%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम इज स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग और इक्विलिब्रियम में the elongation is x naught. तो वही एक्सटेंशन हमें निकालना है at a height 1600 किलोमीटर। ध्यान देना, ये हाइट काफ़ी बड़ी है। By the way, which height is taken larger, which height is taken smaller? इसका हिसाब तो शायद आपको पता होगा। Well, any height comparable to the radius of Earth is taken as large. अब radius of Earth 6400 किलोमीटर है, तो ये क्वाइट अ कंपेरेबल वैल्यू है, 1/4।
यानी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप इन वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नहीं लगा सकते। चलिए पहले जब सरफेस पर था तो G1 दैट इज G एंड एट दिस गिवन हाइट G2 इज G इंटू क्या बनता है 1 प्लस H बाय R, दोनों किलोमीटर में है सो दैट्स नो प्रॉब्लम, नो वरी, स्क्वायर। सो हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी 1/4, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर, तो वो 4 को ऊपर ले जाते स्क्वायर करके 16G/25। अच्छा बाय द वे वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इक्विलिब्रियम में हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं? वी सिंपली राइट दैट mg इक्वल्स टू k टाइम्स x0। अब ये मास तो चेंज नहीं हो रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट डज नॉट चेंज, सो व्हाटएवर इज द वेरिएशन इन g, द सेम वेरिएशन विल हैपन इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम elongation will be 16x0/25. So option number 3. Question number 5. What does it say? There is a block of mass which is 5 kg और अगले end से through an ideal string this given block is pulled up and it says the kinetic energy of the block increases by 5 joule in 1 second. On the basis of this we need to comment. सबसे पहली बात, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, ये गलत है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक 5G और यहाँ जो टेंशन है दैट ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। अच्छा ये भी पता है दैट दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड अप, काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स F मस्ट बी ग्रेटर देन 5G। तो जी अगर F 5G से ज़्यादा है, टेंशन हैज़ टू बी ग्रेटर देन 50 न्यूटन और ये तो इक्वल कह रहा है, इसीलिए वी विल डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय F इज 5 जूल इन 1 सेकेंड, ये भी गलत है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ। इफ आई राइट द एनर्जी इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक, वर्क डन बाय F इज डेल्टा K प्लस ऑफ डेल्टा U। भाई डेल्टा K की जो वैल्यू है दैट इज 5 जूल और डेल्टा U अगर ब्लॉक की हाइट इंक्रीज होती है तो डेल्टा U हैज टू बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सो क्लियरली वर्क डन बाय F विल बी हायर देन 5, जो कि ऑप्शन कह रहा है 5 जूल, तो ठीक है, गलत है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक इन 1 सेकेंड इज -5 जूल, इसके लिए हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, अ लिटिल बिट ऑफ इन डेप्थ कैलकुलेशन, इससे पहले भी कैलकुलेट ही कर रहे थे बट अब न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना होगा। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, सो फ्रॉम दिस हाफ ऑफ मास इनटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज 5 जूल, सो मुझे v की वैल्यू √2 मीटर पर सेकेंड, आई गेट दिस वैल्यू। अच्छा शायद इसके बेसिस पे हम हाइट निकाल सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज हाइट हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधी सी बात है -mgh ये होता है, तो मुझे h चाहिए, राइट? तो h निकालने के लिए लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन। देखो दी काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड में 5 जूल इंक्रीज होने का मतलब 1 सेकेंड बाद स्पीड विल बी √2, so √2 equals to initial speed 0 plus acceleration a multiplied by time that is 1, v equals to u plus at, so इससे मुझे a की जो वैल्यू है वो √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मिला। Now from this I would like to apply v square minus u square is 2as और s का मतलब ही h है, u 0 है, v square की वैल्यू 2 that is equals to 2, acceleration is √2 multiplied by h, so h comes out to be 1/√2। लो जी, the height that the block rises in this given time ये भी हमें मिल गई। Work done by gravity in this given situation will be minus of mgh
So this is minus of 50 multiplied by root 2. So clearly minus 5 joule नहीं है. So option number 3 is incorrect. यानी elimination से भी अब option number 4 ही सही होगा. हालांकि this thing has already been established that the tension is greater than 50 Newton. So clearly option number 4. Question number 6. Okay, एक uniform rod है of mass m and length L is hanging vertically as shown. यहाँ hinge है. Bullet का mass m by 2 है. It is fired with velocity v, strikes the rod in the middle and sticks to it. जो bullet है वो चिपक जाती है. The new angular velocity of rod about hinge just after being hit. देखो कहीं पर भी extended body का collision involved हो, the best tool that we think is of conservation of angular momentum. But conservation of angular momentum एक शर्त के साथ आता है. The torque about the point where you are intending to conserve angular momentum, it has to be 0. देखो hinge में जब टकराव होगी तो बहुत तगड़े फोर्सेस आते हैं. दे आर द हिंज रिएक्शन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट. और इस दौरान ड्यूरिंग द इम्पैक्ट अगर आप mg को नेग्लेक्ट भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं टॉर्क हिंज के अबाउट लिखूं देन द टॉर्क विल बी 0 क्योंकि ये फोर्सेस इसी पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स angular momentum would be conserved about the hinge. Now let's write the initial angular momentum, final angular momentum. Initial angular momentum is going to be m by 2 multiplied by v into L by 2. ये जो distance है that is L by 2. Now this will be equals to final angular momentum. Finally देखिए bullet rod का ही एक system बन रहा है. So this motion is rotation about the fixed axis. So angular momentum will be I omega. लेकिन ध्यान से लिखना, पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, इतना तो करते करते याद हो ही जाता है. अब इसके लिए क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें? द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल यहाँ पर है और इसके अबाउट निकालना है. सो m r square, so L square by 4 multiplied by omega. Simple calculation. The value of omega will be given by option number 2. Question number 7. Okay, one block above the other block that has been given. ये smooth है और यहाँ rough है with coefficient this much. हमें maximum value of force निकालना है so that both the blocks will move together. तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दो ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट. आई विल एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. सो इन दैट केस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी दिस मच. एंड बिकॉज आई हैव एज्यूम बोथ मूव टुगेदर, दे विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन a. एक्सेलरेशन निकालने के लिए सीधी सी बात है, a विल बी इक्वल्स टू f by 7. क्यों दो ब्लॉक्स को अलग अलग लेके यू जनरेट साइमल्टेनियस इक्वेशन? अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक सिस्टम ले लो. सो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इन दैट केस दिस फ्रिक्शन विल गेट कैंसल्ड. तो ये फ्रिक्शन निकालते. 2 kg ब्लॉक के लिए द रिस्पॉन्सिबल फोर्स टू एक्सेलरेट इज Fs. सो Fs इज 2 multiplied by a, दैट इज 2f by 7. और हमारा जो assumption है that both the blocks move together, वो तब तक सही होगा when this static friction is less than equal to mu है, तो mu और mu s एक ही बात है, mu s multiplied by normal reaction here, that is 2g. So just focus here, 2 and 2 that gets cancelled. So F will be less than equal to 21 Newton, and that is present in option number 3. Right? Let's go to question number 8. अरे वाह, 3 masses are there placed at the corner of equilateral triangle और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. 3 ब्लॉक सिस्टम वो ऑलमोस्ट याद ही रहता है कि यूनिक इंटरैक्शंस में क्या क्या आता है, ए बी, ए सी एंड बी सी. सो लेट्स राइट -g AB, that is
10 divided by r, AC minus G 6 divided by r, और BC minus G 15 by r. So ये बन जाएगा 21 plus 10, that is 31 with a negative sign, option number 2. Question number 9. A solid cylindrical body floats along its length in water with half of the height submerged. यानी जब ये cylindrical body पानी में तैर रही है, half of the body is submerged. और वही cylinder when it floats in another liquid, 1/4 of the height is submerged. तो हमें वो liquid यानी oil की density निकालनी है. Principle of flotation. mg is the weight. शुरू में देखो. How much is of course submerged? Half. तो volume inside V by 2, density of water multiplied by G. And when the same solid floats in oil, weight तो वही रहेगा. That's not going to change. So volume submerged is V by 4, density of oil multiplied by G. So clearly density of oil is twice density of water. Density of water 1 gram per cc, yani density of oil is 2 gram per cc. Question number 10. There is a plane progressive wave of this equation. ये wave incident होता है on a denser medium, यानी पहले wave was traveling in a rarer medium and then it gets reflected here. और ऐसा होने पर the amplitude becomes 1/3. तो आपको equation of reflected wave निकालना है. बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. सबसे पहली बात देखो, reflected मतलब direction of the reflected wave will be opposite to the direction of the incident wave. Incident wave negative x में travel कर रही है, तो reflected wave positive x में चाहिए, तो eliminate कर दो. अब amplitude will be 1/3. So 1/3 of 1.2 यानी 0.4 यहाँ और यहाँ मैच हो रहा है. But ये भी तो पता है, when the wave gets reflected from a denser medium, the phase changes by pi. तो pi का phase difference मतलब जो ये equation है इसी को minus कर दो. And of course the minus is there. ये वाला minus direction को account करने के लिए था. तो सीधी सी बात, option number 4.